नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने क्लासरूम विंद जीएस सर्किल में। एमपीपीसीएस के लिए हमारी भूगोल मॉड्यूल की यह तीसरी क्लास है, जिसमें हम देखेंगे आज एमपी की नदियाँ। लेकिन उसके पहले, क्लास शुरू होने से पहले, हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने हमें इतना सम्मान दिया और सपोर्ट किया। आप अपने इस सपोर्ट को आगे भी बनाए रखिए। इससे एक हमारा उत्साह बढ़ता है, जिससे हम और अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करते हैं और कंटेंट को और रिच कर सकते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको सरल शब्दों में आपको बताया जा सके। तो ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि किसी एक व्यक्ति की भी सफलता से हम समझेंगे कि हमारा उद्देश्य सफल रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे जो नदी से संबंधित है, जैसे अपवाह हो गया, अपवाह तंत्र हो गया, जलग्रहण क्षेत्र हो गया, अपवाह द्रोणी हो गया, जल संभर हो गया, ब्लॉक पर्वत हो गया। इससे नदी के पूरे संरचना को समझना आसान हो जाएगा कि उसकी कार्यविधि क्या है। दूसरे पार्ट में हम कुछ इम्पोर्टेंट पहलुओं को लेंगे जिससे हमेशा प्रश्न आते हैं, जैसे नदी उद्गम हो गया, इसकी सहायक नदी कौन सी है, तीसरा प्रपात या झरने, उसके बाद परियोजना, और चौथा है कि वह नदी कहाँ जाके गिरती है, अपना जल कहाँ विसर्जित करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपवाह, सबसे पहले हम देखेंगे अपवाह या ड्रेनेज। किसी भी नदी का अपवाह एक निर्धारित मार्ग होता है जहाँ से जल प्रवाहित होता है। नदी अपने निर्धारित मार्ग से ही जल अपना गमन करती है और जल को प्रवाहित करती है। अपवाह तंत्र का अर्थ होता है किसी भी नदी द्वारा और कई ढेर सारी नदियों द्वारा जो नदी जल मार्गों का जाल बनाया जाता है उसे अपवाह तंत्र कहते हैं, वो या ड्रेनेज बेसिन। इसको हम ऐसे समझेंगे कि हिमालयी अपवाह तंत्र में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो जाल बनाया गया, और गंगा अपवाह तंत्र हो गया, और क्या कहते हैं से ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र हो गया। उसी तरह का प्रायद्वीपीय नदियों में अरब सागर में गिरने वाली नदियों का अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले नदियों का अपवाह तंत्र। अब हम देखेंगे जल ग्रहण क्षेत्र या कैचमेंट एरिया। जल ग्रहण क्षेत्र होता है कि नाम से ही स्पष्ट है कि नदी जिन जिन विशेष स्थानों से जल को ग्रहण करती है उसको जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं या कैचमेंट एरिया कहते हैं। नदी बहेगी और जहाँ जहाँ से जल इकट्ठा करते हुए चलते आगे बढ़ती है वो जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। हम अपने अगले कॉन्सेप्ट में देखेंगे अपवाह द्रोणी या ड्रेनेज बेसिन। अपवाह द्रोणी होता है कि कोई एक मुख्य नदी और उसके साथ जो जितनी भी सहायक नदियाँ होती हैं अपने द्वारा जो अपवाहित क्षेत्र होता है, मतलब कवर किया गया एरिया होता है, वह अपवाह द्रोणी कहलाता है। जैसे किसी विशेष नदी और उसकी सहायक नदी, जैसे गंगा नदी का अपवाह द्रोणी हो गया, यमुना नदी का हो गया, उसी तरह नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियों का अपवाह द्रोणी हो गया। अब हमारा अगला वो है वाटर शेड या जल संभर। जल संभर होता है कि दो अपवाह द्रोणी को जो एरिया अलग करता है, या जल विभाजक। जल संभर को बेसिकली हम जल विभाजक कहते हैं, जो एक अपवाह द्रोणी को दूसरे अपवाह द्रोणी से अलग करता है। इसका एक एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे प्रायद्वीपीय नदियों को बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले और अरब सागर में गिरने वाली नदियों को सह्याद्री या अरावली पर्वत, इन दोनों को अलग करता है। ये जल विभाजक का काम करता है। अरावली पर्वत और सह्याद्री जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में गिरने वाली नदियों का के लिए एक जल विभाजक का कार्य करता है। तो आपने देखा अभी अपवाह तंत्र, जल ग्रहण क्षेत्र, अपवाह द्रोणी, जल संभर। अब ब्लॉक पर्वत समझ लेते हैं। आप हमारे साथ लिखते भी रहिए और ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। ब्लॉक पर्वत हम इसलिए बता रहे हैं, जैसे सतपुड़ा पर्वत है, तो जो नदियाँ भ्रंश घाटी में बहती हैं उसके लिए आपको ब्लॉक पर्वत पहले समझना होगा, भ्रंशोद पर्वत की ये होता क्या है। कोई एक स्थलखंड है, उसका लेफ्ट वाला हिस्सा और राइट वाला हिस्सा अगर धंस जाए और बीच का हिस्सा बचा रह जाए, जैसे ये एक स्थलखंड है, ये इसका दाहिना हिस्सा नीचे धंस गया और बायां हिस्सा नीचे धंस गया, लेकिन ये बीच मध्य का हिस्सा अपने स्थान पर यथावत रहा, तो ये जो ऊपरी ये उत्थित भाग है वह भ्रंशोद पर्वत कहलाता है। और जो ये धंसा हुआ पार्ट है, ये डाउन पार्ट है, इसको ऐसे समझ लीजिए, ये और ये, तो ये जो पार्ट है ये भ्रंश घाटी कहलाता है और ये कहलाता है ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोद पर्वत।
और ये जो कहलाएगा ये भ्रंश घाटी कहलाएगी। भ्रंश घाटी मतलब कोई स्थलखंड है, उसका दाहिना हिस्सा और बायां हिस्सा अगर नीचे धंस जाए और मध्य वाला हिस्सा अपने स्थान पर यथावत बना रहे तो वह भ्रंशोत पर्वत, ऊंचा उठा हुआ भाग भ्रंशोत पर्वत कहलाएगा, और जो धंसा हुआ हिस्सा है वो भ्रंश घाटी कहलाएगा। इसको अभी हम आगे समझेंगे। इसको अभी हमने जब हम सतपुड़ा पर्वत एक भ्रंश पर्वत का उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत का, और इसके दाहिने सिरे से, ऊपरी सिरे से नर्मदा नदी निकलती है और दक्षिणी सिरे से ताप्ती नदी निकलती है। इसीलिए आपने ये कॉन्सेप्ट पहले ही बता दिया। आप हमारे साथ लिखते रहिए। अब हम आते हैं अपने फोकस पॉइंट नंबर 2 पे, जहाँ से हमेशा प्रश्न बनते हैं। पहला हम देखेंगे नदी उद्गम। सबसे पहले हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में विभिन्न नदियाँ किन किन एरिया से और किन किन मतलब उनका उद्गम क्या है। तो ये चार्ट हमने बनाया है। ये अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल पर ऐसा चार्ट नहीं बना होगा, आपने देखा होगा, और ना ही किसी PDF वगैरह या किताब में। ये हमारा खुद का एक प्रयास है कि सरल शब्दों में आपको चित्र के माध्यम से समझाया जा सके। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये विंध्याचल पर्वत है, ये सतपुड़ा पर्वत है, और ये यमुना नदी है, ये गंगा नदी है। विंध्याचल पर्वत से इंदौर के पास जाना पाव पहाड़ी है, वहाँ से चंबल नदी निकलती है और इटावा के पास यमुना नदी से मिलती है। पहला हम देख रहे हैं नदी उद्गम। तो सबसे प्रमुख नदी जो MP के चंबल नदी, वह विंध्य पर्वत के इंदौर से जाना पाव पहाड़ी से निकलती है, और यह यमुना की एक सहायक नदी है जो इटावा में जाके यमुना से मिलती है। और विंध्य पर्वत से ही पश्चिम की तरफ, ये वेस्ट है, ये पश्चिम की तरफ ही माही नदी निकलती है जो खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो माही नदी ये आप देख रहे हैं पश्चिमी दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये खंबात की खाड़ी में गिरती है, खंबात की खाड़ी, माही नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। चंबल नदी इंदौर की जाना पाव चोटी से निकलती है और इटावा के पास यमुना नदी में मिलती है। फिर सिंध नदी, ये देख रहे हैं आप, विदिशा से निकलती है और यह भी इटावा के पास यमुना से मिलती है। फिर बेतवा नदी, यह रायसेन से निकलती है और हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिलती है। फिर केन नदी, यह विंध्याचल पर्वत से निकलती है और बांदा के पास यमुना में मिलती है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि विंध्याचल पर्वत से माही निकली, पश्चिम की ओर गई, चंबल निकली, उत्तर की ओर गई, यमुना की सहायक नदी बन गई। उसके बाद सिंध निकली, यह भी यमुना की सहायक नदी है, उत्तर की ओर गई। फिर बेतवा नदी, यह भी उत्तर की ओर गई और यमुना में मिली, यह भी यमुना की सहायक नदी है। केन नदी, यह भी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और यमुना की सहायक नदी बन जाती है। फिर जो ये यमुना है, यह प्रयागराज के पास गंगा नदी से मिलती है और यमुना खुद गंगा की सहायक नदी बन जाती है, आप देख रहे हैं। उसके बाद विंध्याचल पर्वत का जो पूर्वी हिस्सा कैमूर श्रेणी है, यहाँ से टोंस नदी निकली और यह भी उत्तर की ओर गई और यह गंगा नदी में सिरसा के पास, इलाहाबाद से थोड़ी दूर पर है, प्रयागराज से सिरसा के पास गंगा नदी में मिली। तो आपने देखा कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन, यह यमुना की सहायक नदियाँ हैं, और टोंस नदी जो कि कैमूर श्रेणी से निकलती है, यह गंगा नदी की सहायक नदी है। अब हम देखेंगे, ये सतपुड़ा पर्वत है और यह विंध्याचल पर्वत है। अभी हमने आपको बताया कि भ्रंश पर्वत क्या होता है, तो वो इसीलिए हमने बताया कि जो सतपुड़ा पर्वत है यह एक भ्रंश पर्वत है। सतपुड़ा भ्रंश पर्वत, यह ब्लॉक पर्वत है। इसके जो ऊपरी वाला ये राइट हिस्सा जो धंसा है, वहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। तो नर्मदा नदी एक भ्रंश घाटी की नदी है, और इसका जो दक्षिणी हिस्सा जो धंसा है या लेफ्ट कह सकते हैं, इसमें ताप्ती नदी बहती है, मतलब यह भी भ्रंश नदी घाटी से बनती है। तो जो इससे जो सतपुड़ा पर्वत से जो भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है, वहाँ नर्मदा बहती है और इसके ये उत्तर से, और यह ताप्ती नदी या दक्षिण की भ्रंश घाटी से बहती है।
अब आपने देखा कि ये नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बह रही है, यह सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच। बेसिकली विंध्याचल पर्वत भ्रंश पर्वत है, ये ब्लॉक पर्वत है, यह भ्रंश कगार है, यह भ्रंश पर्वत की श्रेणी में नहीं आता। भ्रंश ब्लॉक पर्वत की श्रेणी में सतपुड़ा पर्वत आता है। तो इसने जो भ्रंश घाटी का निर्माण किया उसमें उत्तर की ओर नर्मदा नदी बह रही है, आप ये देख रहे हैं, और दक्षिण की तरफ तापी नदी बह रही है, ये आप देख रहे हैं। अब हम लेंगे नर्मदा नदी। पहले हम देख लेते हैं चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम हम लोगों ने देखा, और उसके बाद हम इसकी सहायक नदियां देखते हैं। चंबल नदी ये इसके जो लेफ्ट साइड से बाएं साइड से है, बनास नदी इसकी सहायक नदी है, बनास, ये चंबल नदी है। अभी हम नर्मदा इसके बाद देखेंगे। ये बनास इसके बाएं हिस्से से मिलती है। उसके बाद क्षिप्रा नदी है, क्षिप्रा नदी इसके दाहिने हिस्से से निकलती है। उसके बाद काली सिंध नदी है, काली सिंध, यह भी चंबल की सहायक नदी है। और उसके बाद पार्वती नदी है, यह चंबल की सहायक नदी है। तो अभी हम डिवीज़न किए हुए हैं अपने चुनिंदा हेड फोल्डर पर, जिनसे प्रश्न आते हैं। जैसे नदी उद्गम है, तो हम नदी उद्गम देख लिया हमने चंबल और इनका। उसके बाद हम आ रहे हैं अपने दूसरे प्रश्नोत्तर पर, जैसे सहायक नदी जिससे प्रश्न आते हैं। तो इसकी सहायक नदियाँ चंबल की बनास हैं, जो बाएं हाथ से मिलती हैं, और दाहिने हाथ से मिलने वाली नदियाँ क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती। क्षिप्रा की भी एक सहायक नदी है जिसको खान नदी कहते हैं, इसको आप लिखते चलिए। क्षिप्रा के तट पर उज्जैन शहर स्थित है, जहाँ सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है, उज्जैन शहर। और खान नदी जो है, इंदौर जो है खान नदी के किनारे बसा हुआ है, इंदौर शहर खान नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि क्षिप्रा की सहायक नदी है। क्षिप्रा जो है चंबल की सहायक नदी है, और चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है, और यमुना जो है गंगा की सहायक नदी है। तो यह क्रम आप देख रहे हैं। खान नदी इसके किनारे बसा शहर इंदौर है। खान जो है क्षिप्रा की सहायक नदी है, इसके क्षिप्रा के किनारे उज्जैन शहर बसा है। क्षिप्रा जो है चंबल की सहायक नदी है, चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है, जो कि इटावा में जाके चंबल यमुना से मिलती है। अब आप देखेंगे तीसरे हेड पे आते हैं, इस पर उपस्थित चंबल नदी पर उपस्थित प्रपात या झरने। तो चंबल नदी, चंबल पर सबसे पहले प्रपात कौन कौन सा पता है? चूलिया जलप्रपात है, चूलिया जलप्रपात है, यह आपके मंदसौर जिले में पड़ता है, एमपी के मंदसौर में। चूलिया जलप्रपात एमपी के मंदसौर में है। उसके बाद पाताल पानी है, पाताल पानी ये इंदौर में है। ये दो प्रमुख प्रपात हैं जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चूलिया प्रपात को तो कई बार पूछा भी गया है। चूलिया प्रपात मंदसौर में है और पाताल पानी इंदौर में है। अब हम देखेंगे कि चंबल नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं अभी तक बनी गई हैं। तो चंबल पर उपस्थित परियोजना या बांध, ये गांधी सागर बांध है, पहला गांधी सागर। यह गांधी सागर जो है यह मंदसौर में है, यह भी। उसके बाद चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर, चित्तौड़गढ़ में है, या राजस्थान में है। उसके बाद आप देखेंगे जवाहर सागर है, या कोटा में है, जवाहर सागर यह कोटा में है, यह जवाहर सागर है, यह कोटा राजस्थान में। तो चंबल नदी पर उपस्थित परियोजनाएं हैं
गांधी सागर यह मंदसौर में है, राणा प्रताप सागर ये चित्तौड़गढ़ में है, जवाहर सागर यह कोटा में है। अब हम देखेंगे कि यह जो चंबल नदी है, आपने देख लिया कि यह नदी विसर्जन या इटावा के किनारे के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। अब हमारी नेक्स्ट नदी है, हम इसको हेडर में इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं। इस नदी उद्गम से प्रश्न बनते हैं। सहायक नदी कौन कौन सी हैं वो हम लोगों ने देखा, उससे भी प्रश्न बनते हैं। झरने हम लोगों ने देख लिया, चूड़िया और पाताल पानी। परियोजना हम लोगों ने देख लिया, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। उसके बाद हम ले रहे हैं प्रमुख नदियों में। अब हम देखेंगे नर्मदा नदी को। तो नर्मदा नदी, ये नर्मदा नदी देख रहे हैं आप, महाकाल पर्वत से निकल रही है। महाकाल पर्वत सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी हिस्सा है। यह नर्मदा नदी का उद्गम महाकाल पर्वत है, अनूपपुर जिले में पड़ता है। ये अमरकंटक पहाड़ी, अमरकंटक, इसका उद्गम जो है अमरकंटक से होता है। इसकी प्रमुख यह जो इस जल विसर्जित करते ही खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसका दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसका तीसरा महत्वपूर्ण पार्ट है कि यह गिरने के बाद ये एस्चुअरी का निर्माण करती है। नदी की जब किसी सागर में अपना जल का विसर्जन करती है तो या तो डेल्टा बनाती है या तो एस्चुअरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो नर्मदा जो है एस्चुअरी का निर्माण करती है। एस्चुअरी को हिंदी में ज्वार नदमुख बोलते हैं। यह ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। यह प्रश्न कई बार एमपीपीसीएस में पूछा गया है, तो इसको नोट डाउन कर लें। नर्मदा अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है, यह खंबात की खाड़ी में गिरती है और यह एस्चुअरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। और नर्मदा के बारे में एक और चीज़ जान लीजिए कि यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। भारत की 5वीं सबसे बड़ी, 5th लॉन्गेस्ट, और एमपी की सबसे लंबी नदी है। एमपी की सबसे लंबी नदी है ये। भारत की 5वीं सबसे लॉन्गेस्ट नदी है, एमपी की सबसे लंबी है ये। अब हम देखेंगे, ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है, गिरने के बाद ये एस्चुअरी है, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है, एमपी की सबसे लंबी नदी है। इसके कुछ नाम हैं, जैसे रेवा, इसको रेवा नदी भी बोलते हैं, इसको सोगो भी बोलते हैं, इसको संकरी भी बोलते हैं। तो यह भी आप नोट डाउन कर लीजिए। नर्मदा के 3 अलग नाम है, रेवा, सोगो और संकरी। अब हम देखेंगे कि नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियां अब हम देखेंगे। तो नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियां, ये नर्मदा नदी है, ये अमरकंटक से निकल रही है, और ये खंबात की खाड़ी। अब इसकी सहायक नदी देख ले रहे हैं। इसकी सहायक नदी है, पहले हथनी है, ये दाहिने तट से है हथनी, उसके बाद हिरन, आप नोट डाउन करते चलिए हमारे साथ। हथनी, हिरन, उसके बाद मान, कोलार, ये सब नर्मदा की सहायक नदियां हैं। और उसके बाद बाएं साइड से, या इसको बोल सकते हैं दक्षिण से निकलने वाली तवा, दूधी, शक्कर, यह नर्मदा की सहायक नदियां हैं जो बाएं तट से मिलती हैं। और शेर, तो नर्मदा की सहायक नदियां, ये शेर लिखा हुआ है। नर्मदा की सहायक नदियां हैं, ये अमरकंटक से निकलती है। तो पहले कोलार नदी, मान नदी, हिरन नदी, हथिनी नदी, यह इसकी सहायक नदियां हैं। उसके बाद ये बाएं तट से शेर नदी, शक्कर नदी, ये शक्कर लिखा हुआ है, दूधी और तवा इसकी सहायक नदियां हैं। अब हम देखेंगे कि नर्मदा पर उपस्थित प्रपात या झरने कौन कौन से हैं। नर्मदा पर झरने, नर्मदा पर जो प्रमुख झरने हैं एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण,
वो अमरकंटक से शुरू हो रहा है। अमरकंटक, इसको आप इसी सिस्टमेटिक ढंग से लिखिएगा, ये ग्राफ बना के चित्र के माध्यम से, तो ज़्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारे दिमाग में बहुत लंबे समय तक रहता है। अगर हम किसी चीज़ का चित्र बना देते हैं तो जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही आप भी इसको नोट डाउन करते रहिए। अमरकंटक से निकल रही है और इसका जो क्रम है ये क्या कहते हैं, पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर झरनों का। सबसे पहले कपिल धारा, उसके बाद दुग्ध धारा, उसके बाद धुआंधार, ये सब नर्मदा नदी पर है, ये जो प्रपात है। धुआंधार के बाद मंदार हो गया। मंदार की एक विशेषता है कि यह नर्मदा और तवा दो नदियों के संगम पर यह स्थित है। तो मंदार प्रपात जो है नर्मदा प्लस तवा, यह एग्जाम में की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। फंसाने के लिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि मंदार प्रपात किस पर उपस्थित है, तो यह नर्मदा और तवा दोनों के संगम पर उपस्थित है यह प्रपात मंदार। अब हम देखेंगे कि यह इसके आगे कौन सा प्रपात है। तो मंदार के बाद दर्दी प्रपात है, यह नर्मदा नदी पर है और मंदार नर्मदा प्लस तवा के संगम पर है दर्दी। इसके बाद सहस्त्रधारा प्रपात है। तो नर्मदा नदी के प्रमुख प्रपात कपिल धारा हो गया, यह अनूपपुर में है। कपिल धारा अनूपपुर, दुग्ध धारा यह भी अनूपपुर में है। धुआंधार जबलपुर में है, इसको भी नोट डाउन करते रहिए। अनूपपुर, कपिल धारा, दुग्ध धारा अनूपपुर, धुआंधार जबलपुर, मंदार और दर्दी खंडवा, सहस्त्रधारा खरगोन। अब हम देखेंगे कि नर्मदा नदी पर उपस्थित प्रमुख परियोजनाएं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नर्मदा नदी पर उपस्थित प्रमुख परियोजनाएं, तो नर्मदा नदी पर प्रमुख परियोजना जो है सबसे पहले बरगी बांध है। यह नर्मदा नदी का फर्स्ट परियोजना जो है, पहला बांध बरगी बांध है, फर्स्ट बांध है जो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। बरगी बांध के बाद तवा परियोजना है जो तवा नदी पर बनाया गया है। उसके बाद इंदिरा सागर है, इंदिरा सागर, यह भी पूर्व से पश्चिम की ओर इसका क्रम है। इंदिरा सागर, ये बरगी बांध है, यह अनूपपुर में है, अनूपपुर। इंदिरा सागर खंडवा में है। इंदिरा सागर के बाद ओंकारेश्वर है, ओंकारेश्वर। उसके बाद महेश्वर, ये हम बांध पढ़ रहे हैं, नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख बांध। तो यह बरगी बांध है, इसका पहला बांध है। उसके बाद तवा बांध है, उसके बाद इंदिरा सागर है, उसके बाद ओंकारेश्वर है, महेश्वर है, फिर मान परियोजना, यह मान नदी पर है, यह नर्मदा नदी पर नहीं है। ये सारे प्रश्न फंसाने के लिए पूछ सकता है कि मान परियोजना किस पर उपस्थित है। तो मान परियोजना नर्मदा की सहायक नदी मान पर है। उसके बाद जोबट परियोजना, यह भी नर्मदा की सहायक नदी हथिनी पर है। अभी आप लोगों ने देखा कि नर्मदा की ऊपरी सहायक नदी मान और जोबट है, हथिनी है। हथिनी पर जोबट बांध परियोजना, यह भी फंसाने के लिए पूछ सकता है। मान परियोजना नर्मदा की सहायक नदी मान पर स्थित है। और बाकी जो आप देख रहे हैं महेश्वर, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर, तवा, बरगी बांध, ये सब नर्मदा नदी पर है। उसके बाद ये सारे आपके एमपी में हैं, एमपी में। उसके बाद सरदार सरोवर योजना है जो नर्मदा नदी का अंतिम पश्चिमी बांध है, सरदार सरोवर, यह गुजरात में स्थित है। यह इसको नोट डाउन कर लीजिए। यह कई बार यूपीएससी में भी पूछा गया है और पीसीएस में भी पूछा गया है। यूपी पीसीएस में पूछा गया है, एमपी में भी पूछा जा सकता है। सरदार सरोवर गुजरात में स्थित है, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में स्थित है। तो एमपी की नर्मदा नदी की प्रमुख परियोजनाएं बांध में बरगी बांध है, ये फर्स्ट बांध है नर्मदा नदी पर, यह अनूपपुर में है।
उसके बाद तवा है, इंदिरा सागर है, ओंकारेश्वर है, महेश्वर है, मान है जो मान नदी पर स्थित है, जोबट है जो हथिनी नदी पर है, ये दोनों नर्मदा के सहायक हैं। ये सारी परियोजनाएं नर्मदा नदी पर ये स्थित है। लेकिन मान और हथिनी, मान नदी पर, जोबट हथिनी नदी पर है। सरदार सरोवर ये भी नर्मदा नदी पर है, यह गुजरात में स्थित है। और हम लोगों ने देखा कि नर्मदा नदी का जो जल का विसर्जन होता है वह खंबात की खाड़ी में होता है। अब हम आते हैं अपनी अगली नदी जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।